नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। उन सबको हम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में गलत ना हो। तो इसी कड़ी में कंटिन्यू जो है वो हमारे पास में सीरीज चल रही है। इसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड 283 नंबर की क्लास, दैट इज कॉल्ड केलीमिया। तो इसको हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको जो है वो कुछ बच्चों के इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज किया, और जो बच्चों ने मैसेज किया उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के जो है वो रिप्लाई की और उन्होंने अपने दिल की व्यथा बताई। उन्होंने बताया कि सर, जो आपकी 280 नंबर की क्लास थी, दैट इज कॉल्ड HbA1c, वो हमें बहुत अच्छे लगी। अब तक हम सिर्फ और सिर्फ HbA1c को जो है वो रटते आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है वो उसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि सारे कंसेप्ट जो है वो हमारे पास में क्लियर हो गए। ऐसे ही जो है वो बहुत सारे बच्चों ने कल की क्लास जो हमारे पास में ट्रॉली एंड टेको, ठीक है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, उसकी क्लास हमने ली और उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया और उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कैसे जो है वो दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ट्राली में क्या होता है, टेको में क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने शेयर की और आपको डायरेक्ट जो है वो मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो याद हो गया। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि सर, क्लास लेने से हमें ये बेनिफिट है कि कोई चीज़ हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप सारी चीज़ें जो है वहीं पे क्लियर करवा देते हो। तो उन सब बच्चों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें की और जो मेहनत मैंने की थी उसका आपने एप्रिसिएशन दिया। और जो मेरी क्लास है वो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं नई नई क्लास जो है वो लेके आता हूँ। जैसे ये क्लास लेके आए केलिमिया। हालाँकि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में मुझे नहीं लगता है कि कैलीमिया जो है वो आपको पढ़ने को मिलता होगा। हाँ, कैलीमिया के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आप अलग-अलग जगह जो है वो देखेंगे कि ईसीजी में जो है पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन मसल्स में कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या रीज़न है, मतलब टुकड़ों में जो है वो सारी चीज़ पढ़ते हो। लेकिन आज की क्लास के अंदर इसमें हम पढ़ेंगे कैलीमिया। कैलीमिया क्या होता है दोस्तों? कैलीमिया का एक सिंपल मीनिंग हो गया हमारे पास में कि ब्लड के अंदर जो हमारे पास में पोटेशियम है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? कैलीमिया कहते हैं सिंपली। अभी हम हाइपर हाइपो की बात नहीं करें, हम सिंपली बात करें कैलीमिया क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो हमारे पास में ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कैलीमिया। मिया, जिस वर्ड के पीछे भी जो है वो हमारे पास में सफिक्स के रूप में मिया आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू ब्लड, लाइक दैट थैलेसीमिया, देन उसके बाद एनीमिया। तो जिसके पीछे भी मिया आ रहा है वो हमारे पास में आता है ब्लड। और कैली का मतलब होता है हमारे पास में पोटेशियम, तो पोटेशियम ब्लड के अंदर है उसको हम कहते हैं कैलीमिया। अब वो कम है ज्यादा वो तो हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली जो है मीनिंग हो गया। हाँ, कैल्शियमिया से जो है वो आप कंफ्यूज मत होना, कैल्शियमिया होता है हमारे पास में कैल्शियम, मतलब ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको कैल्शियमिया बोलते हैं और ब्लड के अंदर जो पोटेशियम होता है उसको हम कैलेमिया बोलते हैं। तो इस क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास में टर्म्स थे उन सबको जो है वो यहाँ पे हम आके पढ़ेंगे। टर्म्स हमारे पास में जैसे कि हाइपर कैलीमिया क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, देन किस किस चीज़ों में क्या क्या चेंजेज आएगा, ईसीजी में क्या क्या चेंजेज आएगा, मसल्स में क्या क्या चेंजेज आएगा, हार्ट की एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेज आएगा। मतलब पूरी चीज़ को जो छोटे छोटे टुकड़ों में हम अलग अलग जगह पढ़ते हैं उसको हम यहीं पे एक जगह पढ़ लेंगे। तो दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैलीमिया के अंदर। एक बार हम लेंगे दोस्तों हाइपर कैलीमिया के बारे में और एक बार हम लेंगे हाइपोकैलेमिया के बारे में। सारी नॉर्मल वैल्यू पढ़ेंगे, देन किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें होती है। हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब पे क्या इफेक्ट आएगा। हाइपरकैलेमिया हो जाएगा तो क्या क्या चीजें इंपैक्ट होगी। सब चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे, जो हम टुकड़ों में पढ़ते आ रहे थे उन सब चीजों को जो है वो हम पढ़ेंगे। और देन नेक्स्ट कमेंट आपका ये रहेगा कि सर ये क्लास भी जो है वो सुपर गई है। तो चलो अच्छी बात है, जो हम मेहनत कर रहे हैं और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए काम आ रहा है, इससे बड़ी चीज
कुछ भी नहीं हो सकती। तो चलते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो है वो दोस्तों इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक टर्म लेंगे हम हाइपोकैलेमिया, एक टर्म लेंगे हम हाइपरकैलेमिया, दोनों को जो है वो पढ़ के दोनों का जो है वो डिफरेंशिएट दे के इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो स्पेसिफिक टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके चलते हैं, देन आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया था। कैलेमिया, कैलेमिया क्या हो गया? कैलेमिया रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड और प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड कैलेमिया। वही चीज मिया आ गया हमारे पास में, किसी भी चीज के सफिक्स के रूप में अगर मिया आता है तो यह आ जाता है हमारे पास में रिलेटेड टू ब्लड, और कैली का मतलब हो गया हमारे पास में पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कितनी है वही होता हमारे पास में कैलेमिया। इससे बड़ी चीज इसकी डेफिनेशन नहीं है। ब्लड प्लाज्मा बोल दो या ब्लड के अंदर हम बोलते हैं, तो ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में पोटेशियम की कितनी कंसंट्रेशन है वो ही होता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कैलेमिया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो कितना होता है। तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल आपको पता ही होगा दोस्तों, 3.5 से लेके 5.1 या 5.0 मिलीमोल पर लीटर होता है। ध्यान रखना, कुछ बुक्स में आपको जो है वो 3.5 से लेके 5.1 मिलीमोल पर लीटर भी जो है वो दिया हुआ आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, 3.5 से लेके 5.1 या 5.0 मिलीमोल पर लीटर इसकी जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर 3.5 से कम चला जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में हाइपो। हाइपो का मतलब ही होता है कम, जैसे हमारे पास में हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब ही होता है हमारे पास में कम। अगर हमारे पास में ये पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाएगा, इसको हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। अब कैलेमिया तो क्या हो गया दोस्तों? कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, एंड हाइपो का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कम। तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास में ब्लड के अंदर 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाएगी, इसको हम कहेंगे हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया किसको कहेंगे? 5.5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। यहां पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर हमारे पास में मोर देन 5.1 मिलीमोल से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 5.5 की बजाय 5.1 मिलीमोल पर लीटर से भी ज्यादा हो जाए, उसको भी हम कहेंगे हाइपरकैलेमिया। हाइपर का मतलब हो गया एक्सेसिव। तो ये सारी चीज मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। कैलेमिया, कैलेमिया हो गया कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको हम कहते हैं दोस्तों कैलेमिया। अब ये जो हमारे पास में नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 3.5 से लेके 5 मिलीमोल पर लीटर। अगर 3.5 से कम हो गया दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया, और अगर 5.5 से ज्यादा बढ़ गया, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये 5.5 से ज्यादा बढ़ गया या इससे इसके इक्विवेलेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। क्लियर है? देन उसके बाद आता हमारे पास में कि पोटेशियम इज क्रूशियल बिकॉज ऑफ, देखो जितने भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट्स है, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो हमारे पास में पोटेशियम हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो फॉस्फेट हो, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन उसमें हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पोटेशियम आता है, उसके बाद आता है सोडियम। अब ये पोटेशियम क्यों क्रूशियल है? भाई क्रूशियल तो तभी होगा जब वो इंपॉर्टेंट काम करेगा। कोई भी चीज घर के अंदर, जैसे मान लो 50 मेंबर है, 50 मेंबर के अंदर जो अर्निंग करने वाला है या जो उस घर को चला रहा है वो क्रूशियल है। वही चीज होती है कि ये पोटेशियम जो है वो हमारे पास में क्रूशियल है। लेकिन क्यों क्यों हम पोटेशियम को जो है वो क्रूशियल मानते हैं? और ये बिल्कुल सही भी बात है दोस्तों, पोटेशियम जो है बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है किसी भी चीज में। पोटेशियम की अगर थोड़ी बहुत भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। आपको लगता है मिलीमोल पर लीटर बहुत कम होता है, मैं भी मानता हूं बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, लेकिन एक ड्रॉप भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। इवन पोटेशियम तो इतना ज्यादा डेंजरस है कि अगर आपने पोटेशियम को डायरेक्ट आईवी लगा दिया तो जब तक आप मूव नहीं करोगे या ऐसे घूमोगे नहीं, उससे पहले पेशेंट एक्सपायर कर जाता है, क्लाइंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाएगा। अब आप सोच सकते हो कितना जो है वो डेंजरस होता है हमारे पास में पोटेशियम। अब ये पोटेशियम जो है वो क्रूशियल होता है, क्यों? इसको चीजें हम ले लेते हैं। अब क्रूशियल होता मतलब ये काम भी बड़े तगड़े तगड़े करता होगा, इसीलिए क्रूशियल है। भाई काम नहीं करता तो क्या क्रूशियल है?
ठीक है। जैसे मान लो ऑपरेशन थिएटर में पूरी टीम है और इसमें जो हमारे पास में सबसे ज्यादा जो संभालने वाला काम है या जो सबसे ज्यादा काम करने वाला है उसी की पूछ होती है, तो उसको कहेंगे कि अगर वही नहीं आया तो पूरी चीजें हैम्पर हो जाएगी। तो पोटेशियम जो है वो हमारे पास में क्रूशियल है। क्यों? बिकॉज क्योंकि मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मसल्स एंड नर्व। समझो इस चीज को, क्योंकि ये पोटेशियम क्या करता है दोस्तों कि हमारे पास में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, आरएमपी जिसको हम बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको जो है वो मेंटेन करता है किसके अंदर? मसल्स के अंदर एंड नर्व के अंदर। अब इसको समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास में क्या होता है, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है। ये हमारे पास में दोस्तों कोई मसल्स, सॉरी कोई भी जो है वो सेल है। क्या है दोस्तों? ये हमारे पास में कोई भी जो है वो सेल है और ये इसकी डबल लेयर में बना रहा हूं। मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया ताकि दोनों में जो है वो आपको डिफरेंशिएट पता हो। ये बाहर वाली हो गई हमारे पास में आउटर लेयर, ये हो गया हमारे पास में आउटर लेयर, ध्यान से समझना। और ये अंदर वाली हो गई हमारे पास में इनर लेयर, ये हो गया हमारे पास में इनर लेयर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इनर लेयर आउटर लेयर, ये हमारे पास में जो है वो दो प्रकार की लेयर है। अब एक्चुअली होता क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इसको जो हो, वैसे मैंने ईसीजी क्लास जो है वो इसके अंदर ली है, मैंने बुलेट सीरीज के अंदर, आई थिंक अगर नहीं लिए तो मैं बहुत जल्दी जो है वो इसको ले लूंगा। तो जो हमारे पास में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी जो है वो हमारे पास में सेल है, कोई भी सेल या कोई भी जो है हमारे पास मसल अगर रेस्टिंग अवस्था में है, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है, तो उस टाइम पे उस पे कितना चार्ज होता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ में आया? कुछ सेल्स में जो है वो हमारे पास में -30 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, कुछ में जो है वो हमारे पास में -30 मिली वोल्ट होता है, कुछ में जो है वो -70 मिली वोल्ट होता है, कुछ में जो है वो -90 मिली वोल्ट होता है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, माइनस में ही होता है। ठीक है, अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है इसको समझो, तभी ये सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पहला तो मीनिंग आप ये समझो कि जब हमारे पास में कोई भी सेल अपने रिलैक्स कंडीशन में, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं करी है, तब उसके ऊपर कितना चार्ज होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब चार्ज कैसे डिनोट करते हो? चार्ज जो हमारे पास में, अब चार्ज कैसे डिनोट करता है? चार्ज जो है वो स्पेशल तरीके से डिनोट होता है कि आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों के बीच में, जैसे एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, देन इसको जो है वो हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये हमारे पास में गैल्वेनोमीटर है और ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास में इसके अंदर सुई लगी हुई है। ठीक है, ये 0, देन ये 70 ऐसे मार्किंग है, इधर नेगेटिव है और इधर जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। यहां तक चीज समझ में आ गई है? तो जब हमारे पास में कोई भी सेल है वो अगर रिलैक्स कंडीशन में है, मसल्स या कोई भी सेल जो है वो हमारे पास में रिलैक्स कंडीशन में है, तो इसके आउटर और इनर, इस पे जो हमारे पास में चार्ज का जो बैलेंस होता है इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन हो गया हमारे पास में कि रेस्टिंग कंडीशन में हमारे पास में कोई भी मसल्स, नर्व जो है वो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ध्यान रखने वाली चीज ये कि जो हम चार्ज डिनोट करते हैं वो एक्चुअली इनर और आउटर लेयर से करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स यहीं पे लगा दिए, दोनों आउटर पे लगा दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मतलब कोई चार्ज ही नहीं आएगा। दोनों इनर पे लगा देंगे तो भी दिक्कत है। तो इसमें हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड बाहरी साइड में लगाते हैं और एक इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास में अंदर की साइड में लगाते हैं, और दोनों का जो है वो हम चार्ज देखते हैं, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे पास में कोई भी सेल है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारे पास में आउटर साइड जो है वो कौन सा चार्ज होता है? वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अंदर की साइड में जो है वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होता है। रेस्टिंग कंडीशन में ध्यान रखना। ठीक है, मतलब हमारे पास में अंदर की साइड में नेगेटिव होते हैं, बाहर की साइड में हमारे पास में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है आउटर साइड में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोडियम हमारे पास में सिर्फ सेल के आउटर प्रेजेंट होता है, इनर नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसे सोडियम का जो है वो हमारे पास में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बाहर अगर हम सोडियम की वैल्यू देखेंगे तो वो 135 से लेके 145 मिली
मोल पर लीटर होती है। बट सोडियम अंदर भी होता है, अंदर भी जो है वो हमारे पास में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो होती है, चाहे वो हो हमारे पास में 10 से 20 मिलीमोल पर लीटर, कितनी भी हो लेकिन होती जरूर है। ऑल ओवर देखा जाए तो बाहर जो है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अंदर जो है वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब अगर कोई भी सेल या कोई भी मसल्स जो है वो अगर रेस्टिंग कंडीशन में है तो अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज हमेशा ज्यादा रहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, क्या होते हैं कि अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते हैं पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में। जब हम किसी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास में कोई सेल है, मान लो, हालांकि सेल इतना पकड़ना मुश्किल है, बट ये पूरे सेल से बना हुआ, बॉडी सेल से बनी हुआ, ये मैं को कह रहा हूं, ये मेरे पास में पर्टिकुलर सेल है। अब इस पर्टिकुलर सेल को अगर मैं स्टिमुलेट करूंगा तो स्टिमुलेट कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको मोटिवेशन देके स्टिमुलेट करूंगा तो ये जो है वो हमारे पास में स्टिमुलेट कैसे होती है, स्टिमुलेट होते हैं हमारे पास में सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और वो जो हमारे पास में पॉजिटिव आयन है वो अंदर की तरफ आते हैं। क्या करते हैं, वो पॉजिटिव आयन जो है वो अंदर की तरफ आते हैं। हालांकि पॉजिटिव आयन बाहर भी जाते हैं लेकिन ज्यादा अंदर आते हैं, कम बाहर जाते हैं। तो फाइनली जो है वो क्या होता है दोस्तों, अंदर की साइड में चार्जेज ज्यादा होता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास में जो है वो ज्यादा होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे तो हमेशा गैल्वेनोमीटर जो है वो नेगेटिव रीडिंग शो करता है। -30 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, -90 मिलीवोल्ट। अब ये होते हैं, जैसे ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स पे जो है -70 मिलीवोल्ट होता है। बाकी कुछ नर्व सेल होती है उस पर -90 मिलीवोल्ट होता है। कुछ अदर सेल्स होती है उसके ऊपर माइनस जो है वो 30 मिलीवोल्ट होता है। बट ऑल ओवर अगर आप देखा जाए तो 70 मिलीवोल्ट रख दो एग्रीगेट। तो ये हमारे पास में सोडियम जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो उसको मेंटेन करता है। क्योंकि आपको पता ही है दो ही चीजें मेंटेन करती है, एक सोडियम और एक पोटेशियम। ये दो मेन होते हैं, बाकी तो और भी बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, बाकी सब होते हैं, लेकिन मेन ये दो ही होते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज का कहीं युद्ध होता है तो जब जीत होती है तो मेन उस ब्रिगेडियर का नाम आता है क्योंकि वो मेन होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें और भी बहुत सारे आयन होते हैं, लेकिन मेन हमारे पास में सोडियम एंड पोटेशियम है। तो सेम की सेम लाइन हम जो है वो सोडियम में भी पढ़ेंगे कि सोडियम जो है मतलब सोडियम इज या सोडियम प्ले ए क्रूशियल रोल बिकॉज तो मेंटेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ मसल्स एंड नर्व। सेम लाइन पढ़ेंगे सोडियम में भी क्योंकि वो भी तो मेन रोल प्ले करता है। तो पोटेशियम और सोडियम दो ही जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो पहला जो है वो हमारे पास में पोटेशियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास में दोस्तों मेंटेन करता है किस चीज को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, और ये मसल्स और नर्व में जो है वो मेन रोल प्ले करता है। तो पहला तो इसका इंपॉर्टेंस है। अगर सोडियम ही नहीं होगा या गड़बड़ा जाएगा तो पूरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गड़बड़ा जाएगी, और पूरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गड़बड़ा जाएगी तो जो स्टिमुलेशन है नर्व का और मसल्स का वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए पोटेशियम क्रूशियल है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में, इट असेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रेक्शन स्केलेटल और कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, उसमें जो मसल्स कॉन्ट्रेक्शन करवाता है उसमें पोटेशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ध्यान से समझिए कि जो हमारे पास में स्केलेटल मसल्स है और जो कार्डियक मसल्स है उसमें ये जो है वो हमारे पास में असेंशियल मेन रोल प्ले करता है मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में। अब बात आती है कि स्मूथ मसल्स में कौन करता है, स्मूथ मसल्स में भी तो कॉन्ट्रेक्शन कोई ना कोई करता होगा। तो दोस्तों स्मूथ मसल्स में हमारे पास में कैल्शियम करता है। ध्यान रखना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि स्मूथ मसल्स में भी हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्रेक्शन जो है वो मेन रोल कॉल करता है, कैल्शियम करता है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास में वेजोडाइलेटर करवाना होता है या जब बीपी ज्यादा हो जाता है या हाइपरवोलेमिया हो जाता है तो हमारे पास में हम उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि हमारे पास में मसल्स रिलैक्सन हो जाए, और मसल्स रिलैक्सन हो जाएगी तो हमारे पास में बीपी फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन करवाता है, कैल्शियम करवाता है। और स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है वो पोटेशियम करवाता है। और दोनों में भी कौन क्रूशियल है, तो दोस्तों ध्यान रखना कार्डियक में जो है वो 99% पोटेशियम ही करवाता है। ध्यान रखना, यानी कि इसके अंदर मैंने कहा कि पोटेशियम जो है वो असेंशियल रोल प्ले करता है, बट कार्डियक में जो है वो 99% रोल प्ले करता है, स्केलेटल में जो है वो हमारे पास में कम करता है। 60-40 का रेशियो हम कम समझ सकते हैं, लेकिन कार्डियक में तो पूरा का पूरा जो है हमारे पास में पोटेशियम ही करता है, इसीलिए क्रूशियल है। तो जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हमारे पास में कम हो जाती है या हार्ट वीक हो जाता है तो हम उसमें केसीएल देते हैं। ठीक है, और केसीएल जब ज्यादा दे देते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत
बढ़ जाती है और जो है वो अरेस्ट आ जाता है। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंस है। थर्ड इंपॉर्टेंस हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस इन एसिड बेस बैलेंस एंड एंजाइम एक्टिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो हमारे पास में एसिड बेस बैलेंस में बड़ा ही रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा जब सीवियर वोमिटिंग हो जाती है तो हमारे पास में दिक्कत है, या पोटेशियम हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा जो है वो निकल जाता है तो हमारे पास में जो है वो एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ा जाता है। जब सीवियर जो है वो हमारे पास में वोमिटिंग हो जाती है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है, और सीवियर जो है वो हमारे पास में जो है वो डायरिया हो जाता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो ये पोटेशियम जो है वो हमारे पास में काफी ज्यादा जो है वो क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो पोटेशियम करता है, इसीलिए पोटेशियम जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसी को समझाने में मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन दोस्तों टाइम लग जाए, मैंने बुलेट सीरीज का शुरुआत इसी तरीके से नहीं की थी ताकि आपको जो है वो फास्ट कोई चीज ले, बल्कि इसलिए की थी कि कोई भी चीज जो है वो डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम समझ पाए। क्लियर है? तो इसको हम लेते हैं। अब हम दोनों कंडीशन को ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं दोस्तों हाइपोकैलेमिया, देन उसके बाद हम लेंगे दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। दोनों को हम लेंगे, दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों हाइपोकैलेमिया। अब हाइपो का मतलब आपको समझ में आ गया। हाइपो का मतलब हो गया हमारे पास में कम, डिक्रीज, एंड कैलेमिया, कैलेमिया आपको पता ही है पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है वो हमारे पास में कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? हाइपोकैलेमिया हो जाएगा हमारे पास में पोटेशियम जो है वो 3.5 मिली मोल पर लीटर से अगर कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया। अब दोनों को पढ़ेंगे। हमने एक मोटा मोटा रोल पढ़ लिया है और इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाइपोकैलेमिया क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स है। फिर हम हाइपरकैलेमिया को पढ़ेंगे, सेम चीज। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, किस किस कंडीशन में होता है, क्या इसकी इटियोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहली चीज होगी हाइपोकैलेमिया, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम जो है वो हमारे पास में लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हाइपोकैलेमिया। अब क्यों हो जाता है, इसके हम सारे कोजेज लेंगे, सारी चीजें लेंगे, कम से कम 5-6 कोजेज हैं, सब लेंगे कि हाइपोकैलेमिया क्यों हो जाता है। तो बेसिकली तो जो है आप दो चीजें तो अच्छे तरीके से याद रख लो। कोई भी चीज की डेफिशिएंसी कम क्यों हो जाती है, या तो इसका आउटपुट बढ़ जाए या उसका इनटेक कम हो जाए, यही तो चीज है। कोई भी चीज मान लो XYZ, कोई भी चीज लो, न सिर्फ मैं पोटेशियम की बात कर रहा हूं, चाहे आप कैल्शियम ले लो, चाहे आप सोडियम ले लो, चाहे आप मैग्नीशियम ले लो, कुछ भी ले लो, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी कम होगी। जैसे मान लो आयरन है, आयरन की डेफिशिएंसी कम कैसे होगी, या आयरन की डेफिशिएंसी कैसे होगी, या तो हम इनटेक कम करें या फिर जो है वो आउटपुट ज्यादा हो जाए, तभी तो होगी। तो ये दो तो मेन रीजन है ही है, बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास में हाइपोकैलेमिया का पहला चीज है इंक्रीज लॉस, यानी कि लॉस ज्यादा हो जाए। अब वो पोटेशियम का लॉस कैसे हो जाता है, इसको हम लेंगे। तो पोटेशियम का लॉस जो है वो दो तरीके से होता है। कैसे? एक रीनल के द्वारा और एक जो है वो GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा। दोनों को हम लेंगे, दोनों को हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। अब सबसे पहले हम रीनल के द्वारा पढ़ लेते हैं कि रीनल के द्वारा जो है वो हमारे पास में जो है वो हाइपोकैलेमिया क्यों होता है। तो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब आपने नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर देखी थी, ये हमारे पास में नेफ्रॉन्स है, ये नेफ्रॉन्स है। देन नेफ्रॉन्स में हमारे पास में जो है वो ये चीजें लूप ऑफ हेनले, देन ये PCT, ये DCT। अब इसके ऊपर जो है वो हमारे पास में सब चीजों को अलग अलग कंट्रोल करते हैं, सारी चीजें अलग अलग कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल गए, ये हो गया हमारे पास में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये हमारे पास में लूप ऑफ हेनले, ये डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, ये हमारे पास में कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारे पास में ग्लोमेरुलस है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज फिल्टर हुई, अब फिल्टर हुई तो आपको पता है कि 99% चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, 99% चीजें जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि फिल्टर में तो आपको पता ही है, फिल्टर में तो आपको पता है 120 ml पर लीटर पर मिनट के हिसाब से जो है वो फिल्टर करता है। मतलब इस तरीके से रेट से नेफ्रॉन फिल्टर करे तो एक दिन के अंदर जो है वो 180-200 लीटर जो है वो ब्लड फिल्टर कर देता है। अब ये 200 लीटर कहाँ से है, घूमता रहता है, चलता रहता है, लेकिन यूरिन कितना बनता है, ओनली 1%, मतलब 1.5 से 2 लीटर, इतना ही बनता है। तो अब इसके बाद में हमारे पास में जो रीएब्जॉर्बेशन की जो प्रोसेस है, मतलब कंट्रोल करने की प्रोसेस मान लो, आपको पता है ADH जो है वाटर को कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें। तो हमारे पास में जो सोडियम एंड पोटेशियम,
सोडियम एंड पोटेशियम को कंट्रोल कौन करता है कि कौन सोडियम अंदर रहेगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो दोस्तों इसको कंट्रोल करता है हमारे पास में एक हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन। अच्छे तरीके से याद रखना, एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, ये एल्डोस्टेरोन सिंपली ध्यान रखना, यहां पे देखना, ये एल्डोस्टेरोन अच्छे तरीके से मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये एल्डोस्टेरोन का जो हो बेसिकली फंक्शन होता है, ये सोडियम को तो जो है वो इन करता है, ध्यान रखना, और पोटेशियम को आउट करता है। समझ में आ गया दोनों चीज, इसके इसी पे सारी चीज टिकी हुई है। अच्छे तरीके से समझ लेना कि ये सोडियम को इन करेगा, मतलब एल्डोस्टेरोन जैसे आ गया वो सोडियम को तो पकड़ के रख लेगा, ठीक है, एंड पोटेशियम को बाहर कर देगा। अब इस ट्रिक से आप समझो कि अगर मान के चले एल्डोस्टेरोन नॉर्मल है, तो नॉर्मल हो तो ज्यादा छेड़छाड़ कुछ नहीं करेगा, सोडियम को रख लेगा थोड़ा बहुत, पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, राइट। लेकिन अगर वो एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट हो जाए, एल्डोस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है? एल्डोस्टेरोन हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड में भी कहां से दोस्तों, उसके दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेंडुला। तो ये हमारे पास में जो है वो कोर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट होता है। कोर्टेक्स पार्ट में भी हमारे पास में 3 लेयर है, जोना फेसिकुलोटा, जोना रेटिकुलोसा, जोना जो है वो हमारे पास में जोना ग्लोमेरुलोसा, 3 लेयर है। तो उसमें हमारे पास में कहां से सीक्रेट होता है? तो ये हमारे पास में जो आउटर ग्लोमेरुलस है वहां से जो है वो सीक्रेट होता है। तो ये जो हमारे पास में एल्डोस्टेरोन है, आप मोटा मोटी ये ध्यान रखना कि ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है, ठीक है। अब ये कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है, अब एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा, ज्यादा ब्लड में आ गया तो वो क्या करेगा, ज्यादा सोडियम को तो अपने पास में रख लेगा, पोटेशियम को बाहर फेंक देगा। तो जब ज्यादा एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और यही हमारे पास में यहाँ पे दिया है इंक्रीज लॉस। अब ये इंक्रीज लॉस कैसे कैसे होता है इसको हम ले लेते हैं। तो ये इंक्रीज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली चीज डायूरेटिक, अगर कोई क्लाइंट को डायूरेटिक दे रहे हैं, उसमें आप लूप डायूरेटिक मान लो या थियाजाइड डायूरेटिक मान लो, ठीक है। लूप डायूरेटिक का एग्जांपल हो गया जैसे लेसिक्स वगैरह हो गया, फ्रूसामाइड हो गया, ये लूप डायूरेटिक है। थियाजाइड जो डायूरेटिक्स है वो आता है हमारे पास में, जैसे लेसिलेक्टोन है, ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास में जो है वो या तो लूप डायूरेटिक या थियाजाइड डायूरेटिक्स आप दे दो। तो डायूरेटिक्स देंगे तो उससे क्या होगा, वाटर बाहर ज्यादा निकलेगा, डायूरेटिक का काम यही होता है। तो वाटर निकलेगा तो उस वाटर में हमारे पास में सोडियम एंड पोटेशियम दोनों का लॉस होता है। समझिए इस ट्रिक्स को कि लूप डायूरेटिक हम देते हैं तो उसमें सोडियम पोटेशियम दोनों का लॉस होता है, वो उसको बाहर निकाल देगा पानी के साथ में, ठीक है। लेकिन अगर अब देखो, हम सोडियम की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हम सोडियम की डेफिशिएंसी यहां नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं कैलेमिया, इसलिए हम सोडियम का नहीं है, एन के हमारे पास में टारगेट क्या है, पोटेशियम का। तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जो मैंने आपको जस्ट बताया, ये एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा तो सोडियम को तो रख लेगा लेकिन पोटेशियम को बाहर फेंक देगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को देते हैं डायूरेटिक तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देते हैं, जैसे स्पेरालेक्टोन। क्या देते हैं दोस्तों? पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। अभी मैनेजमेंट में हम देखेंगे, डोंट वरी, सारी चीजों को हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जैसे स्पेरालेक्टोन आती है, वो डायूरेटिक का ही काम करती है लेकिन पोटेशियम को बचा लेती है, साइड में पटक देती है, देन उसके बाद डायूरेसिस का काम करती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो फिर हमारे पास में सोडियम को तो जो हो रख लेगा, पोटेशियम को ज्यादा धक्के मार के बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर। रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि रीनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो रीनल की ट्यूब्स है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हमारे पास में जो है पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये तो हो गया हमारे पास में रीनल कॉजेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इससे क्या होगा, तो दोस्तों अगर सीवियर वॉमिटिंग हो जाए या सीवियर डायरिया हो जाए, या तो उस दोनों की कंडीशन में हमारे पास में क्या आता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो दोस्तों अगर सीवियर वॉमिटिंग हो जाएगा तो भी हमारे पास में पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा, अगर डायरिया हो जाएगा तो भी हमारे पास में पोटेशियम जो है वो डिक्रीज होगा। प्रोलोंग्ड एनजी सक्शन, प्रोलोंग्ड एनजी सक्शन करते हैं। अब एनजी सक्शन में क्या निकलता है, एचसीएल तो निकलता है, स्टोमक कंटेंट ही तो निकलता है। तो जब स्टोमक कंटेंट निकलना बोल दो या वोमिटिंग बोल दो, चीज तो एक ही है। तो इसमें भी हमारे पास में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होता है। एंड लेग्जेटिव एब्यूज, कुछ कुछ पर्सन जो हो ज्यादा लेग्जेटिव यूज करते हैं, ठीक है, वो किसी भी कारणवश, मान लो कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या फिर अपना वेट करने के लिए भी लेग्जेटिव यूज करते हैं। तो लेग्जेटिव यूज करेंगे तो भी डायरिया होगा, उसमें पोटेशियम जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होगा। मतलब एन के प्रकार, चाहे सीवियर वॉमिटिंग हो चाहे सीवियर डायरिया हो, उसमें हमारे पास में या सीवियर प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग हो, लेग्जेटिव यूज हो,
एन के एन प्रकार हमारे पास में पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी आती है। अब पोटेशियम की जो है वो हमारे पास में डेफिशिएंसी आती है तो सिंपली हमारे पास में एक ही चीज है कि एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। इसीलिए हमने शुरू में वहां पे पढ़ा था कि एसिड बेस इम्बैलेंस होता है या एसिड बेस बैलेंस को ये मेंटेन रखता है। हमने ये नहीं पढ़ा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा, क्योंकि अगर क्रोनिक वोमिटिंग होगा तो मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगा, अगर क्रोनिक डायरिया होता मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मतलब कुल मिला के पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी होगी तो हमारे पास में ये सारी चीजें मेटाबॉलिक जो सॉरी मतलब एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। तो ये तो था हमारे पास में फर्स्ट कोजेज दैट इज कॉल्ड इंक्रीज लॉस। सेकंड आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रांससेलुलर शिफ्ट। ट्रांससेलुलर शिफ्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये हमारे पास में जो है वो सेल है। अब ब्लड वेसल्स में हमारे पास में पोटेशियम प्रेजेंट है कि नहीं है? भाई ब्लड में तो हम काउंट करें तभी तो हम बता रहे हैं कि 3.5 से लेके 5.0 मिलीमोल पर लीटर है, यही तो हम कह रहे हैं। अब ट्रांससेलुलर का मतलब हो गया है कि इसको जो है वो यहां पे शिफ्ट कर देना, सेल के अंदर शिफ्ट कर देना। ये हमारे पास में सेल है तो ये हो गया ट्रांससेलुलर शिफ्ट। अब ट्रांससेलुलर का मतलब हमारे पास में सिंपली आ गया कि इसको जो है वो कहां पे शिफ्ट कर देंगे, सेल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। अब ये सेल के अंदर शिफ्ट कर देंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी देते हैं तो हमारे पास में ये पोटेशियम जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि इंसुलिन थेरेपी वाले क्लाइंट को जो है वो पोटेशियम कम ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पोटेशियम तो होता है लेकिन वो पोटेशियम जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। एल्कलोसिस की कंडीशन आ जाएगी तो हमारे पास में जो है वो हमारे पास में सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। या बीटा एगोनिस्ट जैसे सालबुटामोल, उसमें भी हमारे पास में जो है पोटेशियम यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास में पोटेशियम ज्यादा हो जाता है तो उसको सालबुटामोल से नेबुलाइजेशन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? वो इसीलिए ताकि ये पोटेशियम जो है वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिक्रीज इनटेक। डिक्रीज इनटेक का मतलब वही चीज, हमने लिया ही कम है, हमने जो है वो पोटेशियम ही कम लिया है। जैसे मान लो स्टारवेशन की कंडीशन हो, मतलब भूख पे हड़ताल पे हो, या जैसे कोई नवरात्रा पे हो, या किसी ने पूरे महीने पूरे श्रावण जो है वो कम इनटेक किया है तो उसकी वजह से, या पुअर डाइट जैसे जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो पोटेशियम कम हो। तो सीधी सी बात है, अगर इनटेक कम होगा तो डेफिशिएंसी तो होगी होगी। दो कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी थी, या तो इनटेक कम हो या फिर आउटपुट ज्यादा हो। तो इसमें कोई भी चीज हो, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, फॉस्फेट हो, कोई भी चीज हो, उसका डेफिशिएंसी जो है वो होगी ही होगी। तो ये हमारे पास में थर्ड कोज। पहला कोजेज था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंक्रीज लॉस हो जाएगा, तो फिर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। सेकंड ट्रांससेलुलर शिफ्ट। ट्रांससेलुलर शिफ्ट में हमारे पास में ब्लड से जो है वो हमारे पास में कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सेल के अंदर शिफ्ट हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास में ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी होगी, मतलब हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तीसरा हमारे पास में जो है वो डिक्रीज इनटेक, मतलब स्टारवेशन की कंडीशन आ जाए, पुअर डाइट आ जाए, तो उसमें भी हमारे पास में पोटेशियम कम हो जाएगा, मतलब हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर इन द सेंस कि अगर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या क्या साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सारे हमारे पास में ऑर्गन जो है वो इससे अफेक्ट होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन अफेक्ट होता है हमारे पास में कार्डियक, उसके बाद होता है नर्व है, बाकी चीजें भी अफेक्ट होती है लेकिन सबसे ज्यादा होता है कार्डियक, देन उसके बाद न्यूरोमस्कुलर। तो देखते हैं, पहली चीज हम लेते हैं दोस्तों न्यूरोमस्कुलर की हम बात करें तो न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो आपके पास में कि अगर पोटेशियम की है डेफिशिएंसी तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो अब पोटेशियम जो है वो हमारे पास में है नहीं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। इसलिए किसी चीज को रटो मत, अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिकली तरीके से याद करो, क्योंकि ये भी एक लर्निंग की स्टेज है। बहुत जल्दी हम टाइप ऑफ लर्निंग भी लेके आएंगे, उसमें भी आपको बताएंगे कि ये भी एक लर्निंग है। तो न्यूरोमस्कुलर में क्या होगा दोस्तों, वीकनेस होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा पा रहा है, फटीग होगा, बिल्कुल थका हुआ महसूस होगा, क्रैम्प्स आएंगे, देन पैरालिसिस की कंडीशन आ जाएगी। आपको पता हो तो दोस्तों अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्लाइंट ऐसे बिहेव करता है जैसे पैरालिसिस हो गया, जैसे आप पोटेशियम उसको देते हैं देन वापस ठीक हो जाता है। हाइपो रिफ्लेक्सिया, मतलब जो हमारे पास में रिफ्लेक्स है, चाहे प्लांटर रिफ्लेक्स है, चाहे पटेलर रिफ्लेक्स है, कोई भी रिफ्लेक्स है, वो रिफ्लेक्स जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में न्यूरोमस्कुलर में आते हैं, वीकनेस हो जाएगा, फटीग हो जाएगा, क्रैम्प्स हो जाएंगे, पैरालिसिस और हाइपो रिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। रटना किसी चीज
चीज को नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है कि ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा एंड पैरालाइटिक इलियस। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारे पास में जीआई के अंदर, जैसे हमारे पास में पोटेशियम की डेफिशिएंसी आएगी, पोटेशियम की डेफिशिएंसी आएगी तो जो पैरासाइटिक मूवमेंट है, पैरास्टेटिक मूवमेंट है, सॉरी पैरासाइट याद है, पैरास्टेटिक मूवमेंट है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा। अब पैरास्टेटिक मूवमेंट हमारे पास में डिक्रीज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स पता ही है कि कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइलोरेट इलियस होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रीनल पे क्या इफेक्ट होगा। तो दोस्तों रीनल पे हमारे पास में बेसिकली क्या होता है, जब पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है, समझो इस चीज को, मैकेनिज्म बता रहा हूँ। पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ जाती है तो हमारे पास में हार्ट जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, ठीक है। तो फिर वो हमारे पास में ब्रेन को जो है वो इंफॉर्मेशन देता है कि आप सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करो ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो। साथ के साथ वो ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर वॉल्यूम की डेफिशिएंसी, अब हार्ट पंप नहीं करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर वॉल्यूम की डेफिशिएंसी आएगी। तो उस वॉल्यूम की बॉडी की डेफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ब्रेन जो है वो हमारे पास में इंक्रीज थ्रस्टी, इंक्रीज इंटेक उसको बढ़ा देगा कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से। समझ में आ रहा? इसको यूं समझो कि एक्चुअली होता क्या, पोटेशियम कम है, पोटेशियम कम तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पे इंपैक्ट हो गया। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है बेसिकली देखा जाता है, ठीक है, तो हमारे पास में जो है वो डिक्रीज होती है, बेसिकली देखा जाता है। अभी इसमें जैसे वेंट्रिकल टेकिकार्डिया दे रखा है वो मैं बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज होती है। देन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो हमारे पास में डिक्रीज होती है तो आगे वॉल्यूम नहीं जा रहा, पूरे टिश्यू में वॉल्यूम जा रहा, तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आ रही है, तो वो उसको जो है वो हार्ट रेट को भी बढ़ाएगी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के द्वारा, साथ के साथ वॉल्यूम को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसलिए पोलीयूरिया, पोलीडिस्पेसिया, देन न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस जैसी कंडीशन आ जाएगी। यूरिन को ज्यादा सिक्रेशन होगा, देन उसके बाद जो है पोलीडिस्पेसिया होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है कार्डियक। कार्डियक में क्या होगा दोस्तों, अरिथमिया। अब अरिथमिया में बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि इंक्रीज हार्ट रेट ही अरिथमिया होता है। जी नहीं दोस्तों, अरिथमिया या डिसअरिथमिया होता है एबनॉर्मल हार्ट बीट, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास में प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डी जो है वो देखने को मिलेगा, और ये जो है वो हमारे पास में कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईसीजी चेंजेस, जो कि एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम ले लेते हैं दोस्तों ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या ईसीजी के अंदर चेंजेस आएंगे। अब ईसीजी को चेंजेस समझने से पहले हमें जो है वो नॉर्मल ईसीजी जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ये हमारे पास में हो गया दोस्तों पी क्यू आर एस टी, ये आ गया, ठीक है। ये पी, ये क्यू, देन ये आर, देन ये एस, देन ये टी, ये आपको नॉर्मल बताए, बाकी सारी चीजें भी आपको बताएगी। P4 होता है हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, T होता है हमारे पास में कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ये तो बेसिकली पता ही होगा, अब इससे ज्यादा जाएंगे तो पूरी ईसीजी हमें पढ़ानी पड़ेगी। तो अब देखो ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये हमारे पास में क्या करता है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना, ये क्या करवाता, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब देखो मजा आने वाला है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, फ्लैटेंड या इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी। फ्लैटेंड का मतलब हो गया कि ये जो हमारे पास में ईसीजी है वो फ्लैट हो जाएगी, ऐसे जो ऊपर नीचे वाली आ रही है वो नहीं आ पाएगी। कैसे आ जाएगी, ऐसे फ्लैट हो जाएगी, यहां से पी हो जाएगा, देन ये क्यू, देन ये आर, ये इस तरीके से ऐसे जो है वो ईसीजी फ्लैट हो जाएगी, ठीक। तो ये जो है वो हमें देखने को मिलती है, फ्लैटेंड ईसीजी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फ्लैटेंड ईसीजी। सेकंड क्या होगा हमारे पास में, एंड यहीं पे इन्वर्टेड टी वेव, जो टी वेव है वो इन्वर्टेड हो जाएगी, मतलब टी वेव जो हो इस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से नोच सी बन जाएगी उसके अंदर। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंट यू वेव। यू वेव जो है वो हमारे पास में जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब यू वेव कहाँ है, यू वेव जो है हमारे पास में यहाँ पे एक छोटी सी बनती है, वो बेसिकली जो है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हमारे पास में जो है वो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो ये यू वेव जो है वो आपको फाइंड आउट होगी। नॉर्मल ईसीजी में यू वेव जो है वो दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन का मतलब हो गया कि ये जो चीजें हैं हमारे पास में, ठीक है, ये जो चीजें हैं एसटी डिप्रेशन हो जाएगा, यानी कि ये नोच जो है वो हमारे पास में इस तरीके की बन जाएगी, जैसे ये पी, देन ये क्यू, सॉरी ये पी, देन ये क्यू, देन ये आर, इस तरीके से नोच बन जाएगी, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास में एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एंड लास्ट आ जाएगा हमारे पास में
क्यूटी इंटरवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्यूटी इंटरवल कौन सा? ये हमारे पास में क्यू है, ये हमारे पास में क्यू है और ये हमारे पास में टी है। तो ये इंटरवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन जो है हमारे पास में फिर स्लो तरीके से होगा। मतलब जो हर्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, अब वो इस तरीके से करेगा। तो ये क्यूटी इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है। अच्छे तरीके से सारी चीजों को याद रख लो। सारी चीजें एग्जाम में जो है वो पूछी गई है कि हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो क्या क्या चीजें हो जाती है। तो आपको अगर रटना है, समझना है, कहीं बोर्ड पे चिपका के हमेशा उसको याद रखना है, कुछ भी करो लेकिन ये चीज जो है वो याद रखो। फ्लैटेंट और इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट यू वेव देखने को मिलेगा, देन एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा एंड प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल जो है वो देखने को मिलेगा। ये आ गया हमारे पास में ईसीजी चेंजेस। तो मैं सारी चीजें लूंगा, जहां जहां बॉडी में जो जो चीजें चेंजेस आ रही है सारी जो है वो लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन। जो मैंने आपको बताया क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। अब दोस्तों कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा हमारे पास में कि लाइफ थ्रेडिंग एनीमिया जो है वो एरिथमिया हो जाएगा। यानी कि हार्ट जो है हमारे पास में इस तरीके से पंप करेगा कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता हमारे पास में रेस्पायरेटरी मसल्स वीकनेस, मतलब हाइपोवेंटिलेशन होगा। रेस्पायरेटरी मसल्स भी वीकनेस हो जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन सही तरीके से नहीं होगा। अब जो हमारे पास में रेस्पायरेटरी मसल्स है, चाहे वो हमारे पास में डायफ्राम हो, चाहे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट हो, जो भी मसल्स है उसमें जो हो वीकनेस आ जाएगी। अब वीकनेस आ जाएगी तो आपको पता ही है दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में रिहेब्डोमाइलोसिस। रिहेब्डोमाइलोसिस क्या होता है इसको ध्यान में रखना दोस्तों, कि जब हमारे पास में ऑक्सीजन की या इनकी जो है वो डेफिशिएंसी आ जाती है तो इसकी वजह से हमारे पास में जो प्रोटीन है, ठीक है, मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है वो टूट के बाहर आने लग जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड रिहेब्डोमाइलोसिस। यानी कि फिर हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ जाएगी तो हमें जो है वो ब्लड के अंदर मायोग्लोबिन देखने को मिलेगा। ब्लड के अंदर जो है वो मायोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। क्या चीज? पहले लाइफ थ्रेडिंग एरिथमिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस हो जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन एंड रिहेब्डोमाइलोसिस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। अगर किसी क्लाइंट का जो है वो हाइपोकैलेमिया हो गया है तो कैसे मैनेज करोगे? तो आपको पता ही है हम क्या देंगे वो दोस्तों, उसको पोटेशियम देंगे, यही तो दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देते हैं आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कोजेज। पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, देन उसके बाद ट्रीट करते हैं। अब आइडेंटिफाई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को जो है वो क्रोनिक वॉमिटिंग है, ठीक है, अब क्रोनिक वॉमिटिंग है उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया, तो हम वॉमिटिंग अगर स्टॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास में पोटेशियम वाली जो है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। या फिर किसी को बहुत ज्यादा डायरिया है, अब बहुत ज्यादा जो है वो डायरिया है तो डायरिया को अगर हम कंट्रोल कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास में आ जाता है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कोजेज, किसकी वजह से जो है वो चीज हो रही है उसको ट्रीट करेंगे। जैसे किसी को हाइपर एल्डरस्टेरोनिज्म है, मतलब एल्डरस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट रहा, तो दोस्तों उसको कम ही कर दो ना, तो फिर हाइपोकैलेमिया ही नहीं होगा। तो पहली चीज तो हमारे पास में पहला प्रिंसिपल तो जो है वो यही आता है कि आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कोजेज। सेकेंड आता है कि अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है, माइल्ड डेफिशिएंसी इन द सेंस कि हमारे पास में पोटेशियम लेवल 3.0 से लेके 3.5 मिलीवोल्ट तक ही है, मतलब थोड़ा सा ही कम हुआ है, तो उसमें हम क्या देते हैं दोस्तों, ओरल पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं। तो आपने देखा होगा पोर्ट क्लोर आता है, आपने देखा पोर्ट क्लोर के नाम से जो है वो सिरप आता है, इसको जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में पोटेशियम रिच डाइट देंगे, मतलब जिसमें ज्यादा पोटेशियम है वो डाइट देंगे, जैसे बनाना, ऑरेंज, पोटेटो, ये सारी चीजें देंगे। तो दोस्तों पोटेशियम जो है बहुत काम का, जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट खेलते टाइम पे तो आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं जो थक जाते हैं, धोनी को कई बार देखा होगा केला खाते हुए, ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे पास में मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को मेंटेन कर देता है। क्या सिर्फ उनके पास केला खाने के पैसे हैं? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वो चाहे तो कुछ भी खा सकते हैं, इतना पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कंडीशन में जो है वो क्या खाते हैं, केला ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पोटेशियम होता है, ज्यादा पोटेशियम होगा तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी जो है वो उतनी ही रहेगी। तो ये हो गया हमारे पास में पोटेशियम रिच डाइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में दैट इज कॉल्ड
ये पोटेशियम हमारे पास में लेस देन 3 मोल पर लीटर से भी कम हो जाएगा। अब लेस देन 3 मिलीमोल पर लीटर से कम हो जाएगा तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है। ये फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में चला जाएगा, डिसअरेथमिया की कंडीशन में चला जाएगा, अरेथमिया डिसअरेथमिया की कंडीशन में चला जाएगा। तो उस टाइम पे हमारे पास में एक ही पता है कि आईवी कैसियल जो है वो इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। और वो आईवी कैसियल जो है वो हमारे पास में 10 to 20 मिलीमोल पर आवर्स तक ही करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा करोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रखना कि हमें आईवी जो है वो केसीएल तो देना है, आईवी केसीएल देना है, लेकिन वो जो हमारे पास में 10 to 20 मिलीमोल पर आवर से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर ज्यादा देगा तो फिर ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। और केसीएल को हमेशा डाइल्यूट करके देना चाहिए। अगर आपने डायरेक्टली जो है वो आईवी पुश कर दिया तो मैंने आपको बताया था ना कि आप घूमोगे नहीं, तब तक पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, इतना डेंजरस होता है। और साथ के साथ अगर किसी क्लाइंट को हम जो है वो केसीएल दे रहे हैं, स्पेशली आईवी केसीएल दे रहे हैं, तो कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग हमें रखनी होती है। तो ये हो गया हमारे पास में मैनेजमेंट। पहला मैनेजमेंट तो क्या था, आइडेंटिफाई द कॉजेज एंड ट्रीट। जो भी जिसकी वजह से भी हमारे पास में हाइपोकैलेमिया हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, देन उसको ट्रीट करो। सेकंड, अगर माइल्ड प्रॉब्लम है तो हमारे पास में हम ओरल सप्लीमेंट देंगे या पोटेशियम रिच डाइट देंगे जिसमें बनाना ऑरेंज वगैरह ज्यादा हो। अगर मॉडरेट टू सीवियर है, मतलब लेस देन 3 मिलीमोल पर लीटर से भी हमारे पास में जो है वो पोटेशियम कम है, तो आईवी केसीएल देते हैं। और आईवी केसीएल देने के टाइम पे ध्यान रखना, कभी भी आईवी पुश नहीं करना है, हमेशा डाइल्यूट करके देना है। और 10 to 20 मिलीमोल पर आवर से ज्यादा नहीं देना है। और साथ के साथ अगर आप आईवी केसीएल दे रहे हो तो कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है। ये हो गया हमारे पास में मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया और ज्यादा इजी है, क्योंकि जब हमें हाइपो समझ में आ गया तो हाइपर तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी चीज आपको समझ में आ गई। अब एल्डोस्टेरोन को मैं यहां जिक्र क्यों करूंगा, हमें पता ही है कि एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो हाइपोकैलेमिया होगा, और अगर हमारे पास में एल्डोस्टेरोन कम सीक्रेट होगा तो हाइपरकैलेमिया होगा, ठीक। तो वो सारी चीजें आपको जो हो यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फटाफट हम देखते हैं, देन उसके बाद लेते हैं हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया क्या हो गया, हाइपर का मतलब हो गया दोस्तों दैट इज कॉल्ड इंक्रीज, और कैलेमिया का मतलब हो गया हमारे पास में, कैलेमिया का मतलब हो गया पोटेशियम। अब ये पोटेशियम अगर हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मोर देन 5.5, या हम एक्चुअल में ले लेते हैं, आप 5.1 ही याद रखो, 5.1 मिली मोल पर लीटर से जो है वो ज्यादा हो जाता है, इसको हम कहते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड हाइपर कैलेमिया। चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। हाइपर कैलेमिया क्या हो गया, हमारे पास में मोर देन 5.5 मिलीमोल। आपको याद रखना दोस्तों, सिर्फ आप जो है वो 5.1 भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो मैंने क्रॉस कर दिया, 5.1 मिलीमोल पर लीटर, इससे ज्यादा हो जाएगा। कोजेज की हम बात करें तो कोजेज में हमारे पास में दो कोजेज तो आप याद रखो, एक हो गया हमारे पास में इंक्रीज इनटेक कर देंगे एंड आउटपुट ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंक्रीज इनटेक। इनटेक हमारे पास में अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली हाइपरकैलेमिया की कंडीशन आ जाएगी, बट रेयर अनलेस रीनल इंपेयरमेंट। अगर, पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, अगर आपने पोटेशियम ज्यादा लिया है तो दोस्तों अगर रीनल एकदम ओके है, मतलब किडनी अगर हमारे पास में बिल्कुल टकाटक है ना, तो चाहे आप पोटेशियम ज्यादा ले लो, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास में किडनी में दिक्कत है, ठीक, और फिर आपने पोटेशियम ज्यादा ले लिया ना, तो फिर वो हाइपर कैलेमिया कर सकता है। अदरवाइज किडनी बिल्कुल ओके है, कितना भी आप पोटेशियम ले लो, देन वो उसको मेंटेन कर देती है, उसको बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों पहली चीज आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इनटेक, मतलब रेयर अनलेस रीनल इंपेयरमेंट। वैसे इनटेक आप ज्यादा कर लो, लेकिन अगर रेनल इंपेयरमेंट नहीं है तो कोई चीज की दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं पोटेशियम रिच डाइट। पोटेशियम रिच डाइट मतलब ज्यादा बनाना, ज्यादा ऑरेंज, ये सारी चीजें लेंगे। आईवी फ्लूइड में अगर केसीएल ज्यादा दे दिया है तो हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देते हैं, तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं तो स्टोर ब्लड के अंदर क्या होता है कि पोटेशियम जो है वो हमारे पास में उसके अंदर ज्यादा होता है। पोटेशियम जो है वो स्टोर ब्लड के अंदर, स्टोर जो ब्लड होता है उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। अब ये पोटेशियम अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, मान लीजिए 2 यूनिट, 3 यूनिट या 4 यूनिट हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो ज्यादा पोटेशियम हमने जो है वो बॉडी के अंदर डाल दिया। अब ज्यादा पोटेशियम बॉडी के अंदर डाल दिया तो हाइपरकैलेमिया तो हो गई होगा। तो पहली चीज आ गई हमारे पास में इंक्रीज इनटेक। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिड्यूस एक्सक्रिएशन, यानी कि इनटेक तो ठीक है,
लेकिन एक्सक्रेशन हमें करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। और वो कैसे होगा दोस्तों? वो किडनी करती है। अब या तो किडनी में प्रॉब्लम आ जाए, या किडनी में जो हमारे पास में पोटेशियम को बाहर निकालने वाली चीज थी, कौन सा? एल्डोस्टेरोन, वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, वही कम सीक्रेट हो जाए, तो इसकी वजह से। तो देखो ये होता है हमारे पास में एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज, मतलब किडनी डिजीज हो जाएगा तो फिर चीजें आ जाएगी। और उसमें हमारे पास में सेकंड आता है एडनल इनसफिशियंसी। अब देखो एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज होगा, उसमें क्या होगा कि किडनी हमारे पास में क्या आती है? सोडियम एंड पोटेशियम को मेंटेन करती है, राइट। अब किडनी हमारे पास में खराब होगी, तो जो पोटेशियम को आउट करना था किडनी को, वो आउट नहीं कर पाती है। अब ये आउट जो है वो नहीं कर पाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? पोटेशियम जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा, और ये कंडीशन आ जाएगी हाइपर कैलेमिया। तो एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट एड्रेनल इनसफिशियंसी। एड्रेनल इनसफिशियंसी का मतलब हो गया हमारे पास में कि डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम को तो पकड़ के रखता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता है। अब बाहर फेंकने वाली चीज कम होगी, मतलब वो सीक्रेट ही नहीं है, तो फिर पोटेशियम बाहर नहीं फेंकेगा, बाहर नहीं फेंकेगा तो पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, वो, और फिर कंडीशन आ जाएगी हाइपर कैलेमिया। नेक्स्ट आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। मान लो किसी क्लाइंट को जो है वो नॉर्मली जो है वो हमने पोटेशियम मतलब डाययूरेटिक्स दे रखे हैं। अब डाययूरेटिक्स में हमें लगता है कि यार पोटेशियम की डेफिशिएंसी ना आ जाए, इसलिए हम कभी लूप डाययूरेटिक देते हैं, कभी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक देते हैं, जैसे स्पेरालेक्टोन। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। ये स्पेरालेक्टोन क्या करता है दोस्तों कि वाटर और इन सब चीजों को बाहर निकालता है, मतलब डाययूरेटिक का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन पोटेशियम को बाहर अलग कर देता है। पोटेशियम को अलग कर देगा कि पोटेशियम को बाहर नहीं निकलने देता, बाकी चीज को निकलने देता। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डाययूरेटिक का क्या काम क्या होता है। डाययूरेटिक जब होते हैं, डाययूरेटिक देते हैं, तो वो सोडियम को भी बाहर निकालते हैं, पोटेशियम को भी बाहर निकालते हैं, वाटर को भी बाहर निकालते हैं। लेकिन जो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक है वो क्या करता है? पोटेशियम को तो रख लेता है, बाकी वाटर सोडियम को बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ एजेंट आते हैं जैसे पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, नाम से पता चला, पोटेशियम स्पेयर, पोटेशियम को स्पेयर कर देते हैं, अलग से रख देते हैं, तो पोटेशियम को छोड़ देते हैं, देन उसके बाद उसको फेंक देते हैं। अब मान के चलिए किसी पेशेंट में ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा है और आपने डाययूरेटिक के रूप में उसको स्पेरालेक्टोन दे दिया, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, तो पहले पोटेशियम ज्यादा है और पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे स्पेरालेक्टोन हो गया, या फिर जो हमारे पास में एमिलोइड हो गया, तो ये जो है वो हमारे पास में चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पास में एक्सक्रेशन कम हो जाएगा। एक्सक्रेशन कम हो जाएगा तो पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांससेलुलर शिफ्ट। ट्रांससेलुलर शिफ्ट का मतलब हो गया हमारे पास में कि वहां से हमारे पास में, ट्रांससेलुलर शिफ्ट का मतलब ये मत देखो कि वहां से वहां तक जा, इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास में जो पोटेशियम है वो हमारे पास में जो है वो फिर ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, वहां पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, ट्रांससेलुलर शिफ्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे एसिडोसिस कंडीशन है, या इंसुलिन डेफिशिएंसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, या टिश्यू ब्रेकडाउन है, जैसे ट्रॉमा हो गया, बर्न की कंडीशन हो गया, हेमोलाइसिस हो गया, रिहेब्डोमाइलिसिस हो गया, ट्यूमर लाइसिस हो गया, तो इन सब की कंडीशन में हमारे पास में पोटेशियम जो है वो इंक्रीज होता है। और ये पोटेशियम इंक्रीज जो है वो हमारे पास में क्या करता है दोस्तों? हाइपर कैलेमिया करेगा। ट्रांससेलुलर शिफ्ट जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, ध्यान रखना। ट्रांससेलुलर शिफ्ट जो है वो स्टॉप का मतलब कि अब जो है वो सेल के अंदर से बाहर जो है वो कहाँ आ जाता है? किसके अंदर आता है? ब्लड के अंदर आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सूडो हाइपर कैलेमिया। सूडो हाइपर कैलेमिया क्या होता है? सूडो हाइपर कैलेमिया होता है जैसे हम कई बार सैंपल भेजते हैं, ठीक है, और सैंपल भेजते हैं तो अगर सैंपल जो है वो हीमोलाइज हो चुका है, ठीक है, या फिर जो है वो हमारे पास में प्रोलोंग्ड यूज ऑफ ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट को आपने लंबे समय तक बांधा, देन ट्यूनिकेट बांध के आप चाय पीने लगे, देन उसके बाद सैंपल ले रहे हो, तो उसमें हमारे पास में उस ब्लड सैंपल में, यानी कि उस पर्टिकुलर ब्लड सैंपल के अंदर हमारे पास में क्या होगा दोस्तों? पोटेशियम लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा, पोटेशियम लेवल जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने ट्यूनिकेट बांधा, देन इमीडिएटली सैंपल लिया, देन लैब में आप भिजवा दीजिए। अगर लंबे समय तक ट्यूनिकेट यूज करके वो सारी चीजों के बाद में अगर आप सैंपल लोगे तो फिर उसमें हमारे पास में पोटेशियम जो है वो ज्यादा ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। अब पोटेशियम अगर हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे? तो दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स भी हमारे पास में, जैसे वहां पे तो हमारे पास में मसल्स वीकनेस वगैरह थी, यहां पे भी मसल्स वीकनेस आएगी, लेकिन वो अलग तरीके से आएगी। इसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स में हम ले लेते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर में क्या होता है दोस्तों? मस्कुलर मसल्स वीकनेस
पैराथीसिया या पैरालाइसिस की कंडीशन आ जाएगी। वो किस लिए दोस्तों, वो बेसिकली आती है हमारे पास में कि पोटेशियम जब ज्यादा हो जाता है तभी भी वो जो है वो डिसएडवांटेज कोज करता है, मतलब हमारे पास में सीवियरली कॉन्ट्रैक्शन कर जाता है, फिर पैराथीसिया एंड पैरालाइसिस की कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम कार्डियक की बात करें तो कार्डियक में वही अरिथमिया, अरिथमिया मैंने आपको बताया, अरिथमिया सिर्फ जो है वो डिक्रीज हार्ट रेट ही नहीं होता, इंक्रीज हार्ट रेट भी अरिथमिया होता है। तो अरिथमिया हो जाएगा, पैल्पिटेशन हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। पैल्पिटेशन क्या है दोस्तों, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि बिना स्टेथोस्कोप के भी हमें सुनाई देने लग जाएगी। समझ में आ गया, यानी कि हमारे पास में हार्ट बीट जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि जो है वो हमारे पास में बिना स्टेथोस्कोप से भी, मतलब हम ऐसे दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो धक 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 ऐसे सुनाई देगा, उसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। तो पैल्पिटेशन होगा और कार्डियक अरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स में क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है और एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये भी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एब्डोमिनल क्रैम्प जो है वो हमें पोटेशियम इंक्रीज या हम कहें हाइपर कैलेमिया में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईसीजी चेंजेस। ईसीजी चेंजेस के अंदर क्या होगा, तो वही जैसे हमारे पास में ईसीजी चेंजेस थे, यहाँ पे हमारे पास में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या, जैसे हमारे पास में वहां पे क्या था, इन्वर्टेड टी वेव था। पहले मैं ईसीजी बना देता हूं, देन उसके बाद ये जैसे हमारे पास में पी देन क्यू देन आर देन एस देन टी, इस तरीके से, राइट। तो ये पी, ये क्यू, देन ये आर, देन ये एस टी। अब देखो वन बाय वन करके लेते हैं। पीक टी वेव जो है वो टोल हो जाएगी, ये अर्ली साइन है, काफी बार एग्जाम पूछा गया। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, और अगर आपने इसको याद नहीं किया गया तो अननेसेसरी एक नंबर आपका मिस जो है वो हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या था, इन्वर्टेड टी वेव था, यानी कि टी वेव जो है वो कैसी थी, इस पेन से लिख दो, उसके अंदर टी वेव जो है हमारे पास में इस तरीके से थी, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, टी वेव ऐसे आ जाएगी, पीक आ जाएगी। समझ में आ गया, ये हो गया टी वेव, यानी कि जो टी वेव है वो इस तरीके से पीक हो जाएगी। जस्ट हाइपोकैलेमिया था, उसका अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में टॉल टी वेव, ये अर्ली साइन है। देन उसके बाद शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल, ये जो हमारे पास में क्यूटी इंटरवल है, ये क्यू एंड ये टी, तो ये क्यूटी इंटरवल जो है वो छोटा हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास में बड़ा होता, वाइडेंड क्यूटी इंटरवल था, इसमें हमारे पास में शॉर्टेंड क्यूटी इंटरवल हो जाएगा। देन उसके बाद प्रोलोंग्ड क्यूआर इंटरवल, प्रोलोंग्ड क्यूआर इंटरवल का मतलब हो गया कि उसमें भी हमारे पास में पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलोंग्ड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास में इसमें प्रोलोंग्ड क्या होगा कि क्यूटी इंटरवल तो छोटा होगा, लेकिन जो हमारे पास में पीआर इंटरवल है, मतलब पीआर इंटरवल है, वो बढ़ जाता है। तो एन के प्रकार फाइनली जो पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, क्यूटी इंटरवल छोटा होता है, लेकिन पीआर इंटरवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फाइनली जो है प्रोलोंग्ड पीआर इंटरवल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, एंड साइन वेव पैटर्न यानी कि वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या एस स्टॉल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने जो है वो ठीक नहीं किया गया, हाइपर कैलेमिया यानी कि इंक्रीज पोटेशियम को ठीक नहीं किया गया है, तो हमारे पास में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो पहली चीज आती है दोस्तों सडन कार्डियक अरेस्ट, तभी तो केसीएल को डायरेक्ट कभी भी जो है वो नहीं देते हैं। सीवियर मसल्स पैरालिसिस, सीवियर मसल्स पैरालिसिस होगा, और डेथ भी हो जाएगी अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया है। तो ये चीज है। और पोटेशियम को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास में अभी मैनेजमेंट आएगा, वहां तो हमारे पास में हाइपोकैलेमिया था तो कमी थी तो हम दे रहे थे, अब ज्यादा थी तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, तो इसके लिए इंसुलिन के साथ, अगर कभी ना कभी देखा होगा, इंसुलिन के साथ हम डेक्सट्रोज वगैरह देते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, बेसिकली हमारे पास में उसको जो है वो बाहर निकालने के, मतलब सेल को शिफ्ट करने के लिए जो है वो आता है, तो इसको निकालने के और फिर बॉडी से बाहर निकालता है। तो देखो इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आएगा इमीडिएट ट्रीटमेंट इफ पोटेशियम लेवल मोर देन 6.5 मिलीमोल पर लीटर, या ईसीजी चेंजेस अगर हमारे पास में प्रेजेंट है, और अगर पोटेशियम लेवल हमारे पास में 6.5 मिलीमोल पर लीटर से भी ज्यादा है, तो हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, इमीडिएट ट्रीटमेंट करेंगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट इन द सेंस कि हम तुरंत जो है वो करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम कार्डियक मेम्ब्रेन को जो है वो स्टेबलाइज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है, और वो दिया जाता है 10 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन ओवर 2 to 3 मिनट्स। वैसे 2 to 3 मिनट्स का रेशियो गलत है, मैं आपको यहीं पे जो है वो क्लियर कर देता हूँ। 2 to 3 मिनट्स नहीं, एक्चुअल जो हमारे पास में कैल्शियम ग्लूकोनेट जो दिया जाता है उसका
10 रूल फॉलो होता है। अब 10 रूल क्या है? 10 रूल होता है 10 ml आपको देना है, देन 10% आपको देना है और 10 मिनट के अंदर देना है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो हम थोड़ा फास्ट दे सकते हैं, लेकिन 2 to 5 मिनट आप याद मत रखो। तो रूल ऑफ 10 के माध्यम से हम देते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास में जो है वो पोटेशियम हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा, तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट के रूप में देते हैं। और रूल ऑफ 10 फॉलो करते हैं, मतलब 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% और 10 मिनट के अंदर जो है वो दिया जाता है, ताकि प्रोटेक्ट हार्ट बट डज नॉट लोअर द पोटेशियम। इससे क्या होता है कि हमारे पास में पोटेशियम तो जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, पोटेशियम जो है वो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास में पोटेशियम बहुत ज्यादा जो है बढ़ा हुआ है और फिर फाइनली जो है नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। लेकिन हार्ट को हम बचा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में आपको पता है जब हाइपर कैलीमिया हो जाता है तो हार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है, हार्ट अरिथमिया हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें उसको जो है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट, हमें डेथ को बचाना है। तो डेथ को बचाने के लिए हम जो है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट पोटेशियम को तो कम नहीं करता है, लेकिन हार्ट को बचा देता है। अब हार्ट बच गया, उसके बाद हम आराम से उस पोटेशियम को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। अब पोटेशियम को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको शिफ्ट करना होता है हमारे पास में सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो है वो शिफ्ट करना होता है। अब देखो सेल के अंदर कैसे शिफ्ट करते हैं। ये हमारे पास में जो है ब्लड वेसल्स है और ये हमारे पास में सेल है। तो जब मैंने आपको हाइपोकैलेमिया बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये जो पोटेशियम होता है बेसिकली, इस पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो ब्लड के अंदर पोटेशियम तो कम हो गया और कंडीशन क्या आ जाएगी, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अब हमारे पास में क्या है, इस ब्लड के अंदर पोटेशियम क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है तभी तो हाइपरकैलेमिया हुआ, हम पढ़ रहे हैं हाइपरकैलेमिया। अब पोटेशियम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, मान लो ये इस तरीके से पोटेशियम है। अब हमें क्या करना है कि इस पोटेशियम को जो है वो सेल के अंदर शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट कैसे करोगे, तो इसके लिए दोस्तों इंसुलिन बहुत अच्छी दवा है। क्या होती है, इंसुलिन अगर हम देंगे, किसी भी क्लाइंट को इंसुलिन देंगे, तो ये मान के चलो कि इंसुलिन से भागता हुआ ये पोटेशियम जो है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन हम दे सकते हैं। लेकिन इंसुलिन देंगे तो एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इंसुलिन देंगे तो कहीं पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए। आपने हाइपरकैलेमिया तो ठीक किया, हाइपरकैलेमिया के ठीक के चक्कर में जो है वो आपने उसको हाइपोग्लाइसीमिया में भेज दिया और पेशेंट फिर ऊपर फूक गया, मर गया, डेथ कर गया। तो हमें उससे बचाव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हाइपोग्लाइसीमिया को भी ट्रीट करना है। तो उसमें हम देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं, IV इंसुलिन देते हैं ग्लूकोज के साथ में, ठीक। तो उससे क्या होगा, IV इंसुलिन तो क्या करेगा कि ये IV इंसुलिन तो जो हमारे पास में पोटेशियम है इसको शिफ्ट कर देगा, और जो इंसुलिन की वजह से हमारे पास में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हुआ, इसको ये ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो ये IV इंसुलिन तो हमारे पास में पोटेशियम को शिफ्ट कर देगा, लेकिन इंसुलिन की वजह से हमारे पास में हाइपोग्लाइसीमिया, उसको ट्रीट ग्लूकोज कर देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 10 यूनिट रेगुलर इंसुलिन जो है वो 25 to 50 ग्राम ग्लूकोज है, मान लो 25 जो है वो हम परसेंट ग्लूकोज देते हैं, 100 ml की आती है, 25 ग्राम की आती है, तो उसमें हम 10 यूनिट जो है वो इंसुलिन मिक्स कर देते हैं और वो इंसुलिन जो है वो देते हैं। यानी कि 20 ग्राम की आती है, 100 ml की जो बोतल आती है, D25 के नाम से आती है, आपने देखा होगा D25%। तो ये जो है वो हमारे पास में इसमें 10 यूनिट मिला के जो है वो दे दिया जाता है। सेकेंड हम क्या करते हैं, बीटा एगोनिस्ट देते हैं हम, ठीक है, जैसे साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन हम करवाते हैं, या फिर IV सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो देते हैं इन एसिडोसिस कंडीशन में। जब हमारे पास में सीवियर एसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है, तो आपको पता है एसिडोसिस कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट हम जो है वो 50 ml से लेके 200 ml तक दे सकते हैं। ये हमारे पास में ध्यान रखना, मेटाबॉलिक या फिर जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में जो है वो बेसिकली यूज लिया जाता है। रेस्पिरेटरी में हम ऑक्सीजन से ही मेंटेन कर लेते हैं। तो अगर एसिडोसिस कंडीशन है तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो देके इसको ठीक करते हैं। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में रिमूव ऑफ एक्सेस पोटेशियम फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से हम कैसे रिमूव करेंगे, आपने शिफ्ट कर दिया, ये सारी चीजें तो कर दी, लेकिन वो शिफ्ट तो सेल के अंदर हुआ है। अब सेल के अंदर शिफ्ट हुआ है तो वो फिर हमारे पास में बॉडी से कैसे बाहर जाएगा, तो इसके लिए हम देते हैं दोस्तों लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक में मैंने आपको बताया था, जैसे फ्रूसामाइड या एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में लेसिक्स, ठीक है। अब लूप डायूरेटिक क्या करता है, लूप डायूरेटिक हमारे पास में वाटर को भी बाहर निकालता है, सोडियम को भी बाहर निकालता है और पोटेशियम को भी बाहर निकालता है।
तीनों चीजों को बॉडी से बाहर निकालता है। लूप डाययूरेटिक का ये काम है। तो लेसिक्स वगैरह देंगे ताकि पोटेशियम बाहर निकल जाए। वाटर निकले, सोडियम निकले, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो पोटेशियम फिलहाल बाहर निकालना है। नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड कैनाइन एक्सचेंज रेनिस, यानी कि सोडियम पॉलीस्ट्रेट सल्फोनेट जो है वो देते हैं, जिसकी वजह से जो भी कैटाइन है वो एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज इन द सेंस कि जैसे हमारे पास में जो पोटेशियम बॉडी से बाहर था वो बॉडी से फिर सेल के अंदर चला जाएगा, और जो सोडियम अंदर था वो बाहर जाएगा। इसको बोलते हैं कैटाइन एक्सचेंज रेनिस। ठीक है, रेसिन ये क्या करता है, सोडियम को तो जो है वो सॉरी पोटेशियम को जो है वो अंदर भेजने का काम करता है, सोडियम को जो है बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर है, तो ये देते हैं। देन अगर हमारे पास में अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है कि रीनल सिस्टम काम नहीं करा, ये फ्रूसामाइड, देन कैनाइन एक्सचेंज, ये सब तब देते हैं जब किडनी बिल्कुल टकाटक है, ओके है। अगर किडनी डैमेज है तो फिर आपको बताइए क्या कंडीशन करते हैं, हम डायलिसिस देते हैं। तो जब मैंने डायलिसिस आपको पढ़ाया था तभी भी मैंने बताया था हाइपर कैलेमिया के अंदर हम डायलिसिस करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में रिमूव एक्सेस। अब फटाफट जो है वो दोनों को टेबल के रूप में डिस्कस कर लेते हैं, देन इसको जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में कंपैरिजन टेबल हाइपो और हाइपर कैलेमिया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई जो है वो दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोजेज। कोजेज की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास में हाइपोकैलेमिया कब होता है, जब पोटेशियम लेवल लेस देन 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम होगा। हाइपर कैलेमिया कब होता है, जब 5.1 मिलीमोल से जो है वो हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे। तो देखो क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, तो जीआई हो सकता है, रीनल लॉसेस हो सकता है, डायूरेटिक यूज करते हैं, इंसुलिन यूज करते हैं, एल्कलोसिस यूज करते हैं, उसमें हमारे पास में हाइपोकैलेमिया होगा। देन अगर रीनल फेलियर हो जाएगा तो पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा, एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगी, या टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाएगा, या पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स अगर हम ज्यादा देंगे तो पोटेशियम हमारे पास में जो है ब्लड के अंदर ही रह जाएगा और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन आ जाएगी। सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर वीकनेस, क्रैम्प्स, इलियस, एरिथमिया देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी हमारे पास में वीकनेस, पेरेथेसिया, एरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ईसीजी के अंदर आपको बताइए फ्लैट टी वेव है एंड यू वेव फ्लैट होती है, और एस टी डिप्रेशन होगा। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो हमारे पास में हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होगा, टोल टी वेव होगा, वाइड क्यू आर एस होगा एंड साइन वेव देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर हमारे पास में माइल्ड हाइपोकैलेमिया है तो हम ओरली और डाइट के द्वारा दे सकते हैं, और अगर हमारे पास में सीवियर हाइपोकैलेमिया है तो हम आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो देंगे, मतलब कैसीएल देंगे। कैसे देंगे, किस रेट में देंगे, वो मैंने आपको बता रखा है। 10 to 20 मिलीमोल पर लीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं देते हैं, और कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग करके रखेंगे। अगर हाइपरकैलेमिया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो हाइपरकैलेमिया है तो सबसे पहले हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ग्लूकोनेट पोटेशियम वो तो कम नहीं करता है, लेकिन हार्ट को प्रोटेक्ट कर देता है। देन उसके बाद पोटेशियम को जो है वो कम करने के लिए इंसुलिन के साथ ग्लूकोज देते हैं एंड बीटा एगोनिस्ट देते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पास में कंपैरिजन टेबल है। क्लियर, फटाफट जो है वो एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। हालांकि बहुत इजी है, आपने पूरा टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से देखा है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज आ गई हमारे पास में 3 to 5 मिलीमोल पर लीटर। हाइपोकैलेमिया में क्या होगा दोस्तों, यू वेव जो है वो हमें देखने को मिलेगी ईसीजी में। नॉर्मल कंडीशन में हमें यू वेव देखने को नहीं मिलती है, PQRST ही होता है, यू वेव नहीं होती। तो वो यू वेव जो है वो हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलेगी। हाइपरकैलेमिया में टोल पी टी वेव या टोल टी वेव, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछा है, टोल टी वेव। ठीक है, ये जो है वो हमें देखने को मिलेगी। एंड कभी भी जो है वो हमारे पास में केसीएल को जो है वो आईवी डायरेक्ट जो है वो नहीं देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं, हमेशा डाइल्यूट करके ही देते हैं। अगर आपने डाइल्यूट करके नहीं दिया तो पेशेंट तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट इन हाइपरकैलेमिया स्टेबलाइज द हार्ट, नॉट पोटेशियम। वही चीज, कैल्शियम ग्लूकोनेट हम जो है वो हाइपरकैलेमिया के अंदर देते हैं, तो वो हमारे पास में हाइपरकैलेमिया को डिक्रीज करके नॉर्मल नहीं लाता है, बल्कि वो हमारे पास में हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता है, हार्ट को स्टेबलाइज कर लेता है। तो हार्ट अगर स्टेबलाइज हो गया तो बाकी चीजें हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में ये की पॉइंट हो गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे पास में आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर चली गई है, लेकिन दोस्तों जो चीज हमने गेन की वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कैसे लगी, कितना मजा आया, कितना आपने समझा, वो सारी चीजें जो है वो आप मैसेज के थ्रू मुझे बताओगे, तभी मजा आने वाला है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास के बारे में। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।